ये आपको भी पता है कि आपने करी थी बहुत सारी गलतियां। अब इन सब गलतियों को दूर करना है आपको क्लास 12th में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए बेटा, अब आपका खत्म हो चुका है क्लास 11th और अब बारी है क्लास 12th को जमकर स्टार्ट करने की। यार एक चीज यहाँ पे समझ जाओ, आप लोगों के 10th में भले ही बहुत बढ़िया नंबर आए होंगे, लेकिन हर बच्चे का क्लास 11th में एक ड्रॉबैक आया होगा, एक ऐसा समय आया होगा जब उसके नंबर ही नहीं आ रहे थे और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे। ये आपको भी पता है कि आपने करी थी बहुत सारी गलतियां। अब इन सब गलतियों को दूर करना है आपको क्लास 12th में। सो क्लास 12th को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बात करेंगे हम सीबीएसई के नए सिलेबस के बारे में। देखिए बेटा, लास्ट 2 साल से हम देख रहे थे यहाँ पे कि सीबीएसई का 30% सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा था। इनफैक्ट पिछले साल यानी कि अभी जो पेपर होने वाले हैं उसमें तो हद ही हो गई भाई, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 कर दिया। अब एक बात बताओ, टर्म 1 में तुम्हारे पास थोड़े से चैप्टर थे, फिर भी बेटा नंबर आपके रह गए। टर्म 2 में आपके पास और भी बहुत कम चैप्टर थे, फिर भी बेटा बच्चे लास्ट तक रो रहे हैं। सो यहाँ पे बारी आती है क्लास 12 को शुरू से जंप करके स्टार्ट करने की। सो लेट्स सी क्या क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं सभी सब्जेक्ट्स के बेटा। और ये आपका करिकुलम है नया वाला, यानी कि 2022 से 2023, यानी जो बच्चे 2023 को बोर्ड एग्जाम देंगे आपको कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। क्लासेस बेटा फ्रेश क्लासेस ऐप पे स्टार्ट हो चुकी है। यूट्यूब पे भी बेटा आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे फ्रेश कोर्सेज के। तो वो किस बात का इंतजार, उन वीडियोस को देखिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और बेटा अपनी 12th को शुरू से ही स्ट्रांग बनाइए। चलिए पहले यहाँ पे मैं आपको बात करती हूँ बायोलॉजी की। सो देखिए बेटा, बायोलॉजी के पास अगर मैं देखूंगी लास्ट ईयर में मेरे पास 30% सिलेबस रिड्यूस था। यहाँ पे हमारे पास ये सारे यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, सब में से यहाँ पे कुछ चीजें आपको डिडक्शन थी। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देंगे कहाँ पे डिडक्शन है और कहाँ पे नहीं है। पहले यूनिट की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन यूनिट। बेटा यहाँ पे आपके 4 चैप्टर्स हैं। अब अगर मैं एक चीज यहाँ पे बोलूं तो एक चैप्टर यहाँ पे आपका डिलीट हो चुका है और उसके बाद आपकी बाकी 3 चैप्टर्स में 16 नंबर की वेटेज है। सो देखिए, पहला चैप्टर बहुत बेसिक है, ये जो उड़ा दिया है सीबीएसई वालों ने। फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हो। अब सेकंड चैप्टर आता है प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का। बहुत से बच्चे मेरे से प्लांट किंगडम नहीं पढ़े हैं ना, अगर पढ़े होते तो ये चैप्टर तुम्हें बड़ा आसान लगता, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इस बार पढ़ना फिर से ये चैप्टर तुमको आसान लगेगा। सो बेटा इस चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं कट रहा है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, सारे तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस बेटा यहाँ से आपका डायग्राम भी पूछा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो ये आपका हो जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। तो 5 का दे देगा या 3 का और 2 का, इस हिसाब से। अगेन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे भी आपकी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज अ टफ चैप्टर, अ लेंथी चैप्टर, लेकिन मैं आपको 3-4 फ्लो चार्ट, 3-4 डायग्राम से ये पूरा चैप्टर चुटकियों में करा दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत ही इजी चैप्टर, 2 घंटे में आप पूरा इसको दिमाग में बैठा लोगे हमेशा के लिए। और यहाँ पे इस चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ, जो था बेटा आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। 20 नंबर का ये पूछा गया है। सो देखिए बेटा, जेनेटिक्स इन एवोल्यूशन में आपके 3 चैप्टर्स है एंड यहाँ पे आपका कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे सीबीएसई ने बड़ी अच्छी करी है, लास्ट 2 टाइम से वो एक चैप्टर को डिलीट कर रहे थे जो कि एवोल्यूशन है, और मैं नहीं मानती वो चैप्टर डिलीट होना चाहिए। बच्चों को मजा आता है, कंसेप्ट क्लियर होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए
सबसे पहले जेनेटिक्स, कुछ भी यहां से डिलीट नहीं हुआ। इनफैक्ट बेटा मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें। जो बच्चे बहुत पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं आप उसको डंप कर दीजिए। नई एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं। कई सारी डिजीजेस जिसका पहले नाम दिया था अब बेटा उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। हनी बी का पार्थेनोजेनेसिस वाली सारी कहानी, उसके क्रोमोसोम्स की सारी कहानी, ये सारी चीजें अब यहाँ पे एनसीईआरटी में डिटेल में दी गई हैं। इस चैप्टर में से मेरा क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है, 3 नंबर का बनता है। अगला चैप्टर बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। तो या तो इस चैप्टर से आता है या इसके पिछले वाले चैप्टर में से आता है। सेम बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड इस चैप्टर में फ्लो चार्ट से आपका, डायग्राम से आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। एंड ये मेरे पास आ गया एवोल्यूशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है लेकिन कम पूछा जाता है, तो यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन एंड 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए अगली मेरी यूनिट है दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जहां पे आप माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोब्स के हमें फायदे और हमें नुकसान। पहले यहाँ पे नुकसान वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अ लेंथी चैप्टर बट वेरी वेरी इजी चैप्टर। डे टू डे लाइफ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें से बेटा 5 नंबर का भी पूछा जाता है, मैक्सिमम 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, या आपका एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहां से अगेन आपका 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये दोनों चैप्टर आपको सबसे ज्यादा नंबर देंगे क्योंकि केवल ये 2 चैप्टर्स मिला करके आपको पूरे बायो नंबर आपकी जेब में होंगे भैया। अब इसमें से एक चैप्टर डिलीट हो चुका है, दैट इज स्ट्रैटेजीज। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूं बेटा, इस यूनिट में से आपका एक चैप्टर डिलीट हो चुका है ना। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में से कोई डिलीशन नहीं है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में से एक चैप्टर डिलीट हो चुका है। चलिए देखते हैं कौन सा। ना बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो बिल्कुल नई चीज जो आप पहली बार क्लास 12 में पढ़ोगे, या तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा या बेटा आप इसको एंड तक पढ़ते रहोगे। लेकिन मैं आपको ये ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको एक बारी में ही इस वाले टॉपिक से प्यार हो जाएगा। देख लीजिएगा। और यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं आपका, एक जिसमें इसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और दूसरा बेटा इसकी एप्लीकेशंस। यहां से दोनों में से एक आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, इवन 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जाता है। ये पूरी वेटेज इन दोनों चैप्टर्स की 12 नंबर की है। एंड बचा मेरे पास लास्ट यूनिट विच इज इकोलॉजी। इसमें 4 चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करता है वो डिलीट कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कर दिया, लेकिन एनवायरमेंट से सतर्क रहें। अब देखिए बेटा, सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एक ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक आता है जो बेटा यहाँ पे आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। ऑर्गेनिज्म, उसके एनवायरमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्सेज, ये बेटा आपके टॉपिक बिल्कुल एक्सक्लूड किए गए हैं ना। यहाँ पे आपका अगला चैप्टर बन जाता है इकोसिस्टम। ये डिलीट किया जा रहा था लास्ट 2 सालों से, लेकिन इस साल बेटा इसको रखा गया है क्योंकि 10th में आप कुछ कुछ यहाँ पे पढ़ते हो, लेकिन लास्ट 2 साल से 10th में भी डिलीट किया गया है, तो अब 12th में तो देना पड़ेगा। तो 12th में बेटा ये चैप्टर आपका है इजी चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वेरी इजी चैप्टर। इकोसिस्टम में से 5 नंबर का क्वेश्चन और इसमें से बेटा 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन, कुल मिलाकर के ये पूरा आपको 10 नंबर की वेटेज का पूछा जाएगा। सो ये रहा बेटा आपका बायोलॉजी का सिलेबस। और अब हमने जैसे कहा हम सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे देखेंगे। सो चलिए आप केमिस्ट्री का देखते हैं। हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग की केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है जो कि आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जो कि डिलीट हो गए हैं, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। सो कौन कौन से चैप्टर्स है वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। तो जैसे कि सॉल्यूशंस चैप्टर आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर आपको करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सो ये 3 चैप्टर है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के जो कि आप लोगों को करने हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री का एक तो सॉलिड स्टेट और दूसरा बेटा सरफेस केमिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो ये दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। सो बस यही 3 चैप्टर्स है बेटा जी आपके पास फिजिकल के जिनको आपको करना है, ठीक है। सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा, सो आपको वो नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आपके पास यही चैप्टर्स आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स नहीं है, सो इसके अंदर बेटा आपका पी ब्लॉक नहीं है, दैट मीन्स पी ब्लॉक नहीं आएगा। मेटलर्जी नहीं है बच्चे आपके पास, दैट मीन्स मेटलर्जी और पी ब्लॉक आपको नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड साथ ही साथ बेटा आपको करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक के अंदर बेटा आपकी जो सेकंड बुक है उसमें ऑर्गेनिक में मोस्टली सारी चीजें हैं, लाइक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, सेकंड बुक का पहला चैप्टर, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स, अमीन्स एंड देन बायोमोलिक्यूल्स। ये 5 चैप्टर्स है बेटा जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब इसमें पॉलीमर्स नहीं है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं है, यानी कि पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को छोड़ के आपको ये 5 चैप्टर्स अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। दैट मीन्स बाकी सारे के सारे चैप्टर जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे वो डिलीट हो चुके हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, पी ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गया, ठीक है, एंड साथ साथ पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो ये 6 चैप्टर्स बेटा आपको नहीं करने, बाकी आप सभी के सामने, आप सभी के सिलेबस में जो चैप्टर्स है वो यहाँ पे आप सभी के सामने है। इन्हीं चैप्टर्स को आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। इनकी वेटेज भी बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सो वेटेज को ध्यान में रखते हुए आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज काफी ज्यादा है 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का, डीएनएफ ब्लॉक 7 का, कोऑर्डिनेशन 7 का, हेलो एल्केन 6 मार्क्स का, अल्कोहल, फिनोल 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स 8 मार्क्स का। सो 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रो एंड एल्डिहाइड कीटोन्स, ये दोनों सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। अमीन 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल्स आपके पास 7 मार्क्स का, ठीक है। सो वेटेज को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना। जिन चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज्यादा है लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एंड साथ साथ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स की, इन चैप्टर के बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इन चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, लाइक रॉल्स लॉ, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वैन हॉफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो सॉल्यूशंस एज सच आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही आएगा, ठीक है, उसमें एज सच कुछ है नहीं जो रहा है, ठीक है, सब कुछ आपके पास सॉल्यूशंस चैप्टर में से आएगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शंस, ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड ईएमएफ, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, इनका वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कोहलार्स लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन एक्सेट्रा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐसा मुझे कोई टॉपिक नहीं है जो कि नहीं आ रहा हो, ऑलमोस्ट सभी के सभी टॉपिक बेटा आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज भी बेटा बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट पूरा आपके सिलेबस में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर केमिकल काइनेटिक्स की, सो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कॉलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन एक्सेट्रा। केमिकल काइनेटिक्स भी ऑलमोस्ट पूरा आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स भी आपको पूरा का पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे मेरे पास आता है डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एन एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक, एन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहली बात डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, लाइक इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज, इनका मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट, सब कुछ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 KMnO4, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स बेटा यहाँ पे वही दिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं, सभी के सभी टॉपिक्स बेटा वही है जो कि एनसीईआरटी के है, ठीक है। सो डी ब्लॉक में पूरा आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। एफ ब्लॉक में आपके लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह, ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है वही, ठीक है। सो डीएनएफ ब्लॉक भी आपके पास ऑलमोस्ट पूरा ही है। नेक्स्ट अगर बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर आपको अच्छे से करना है। तो देखो जो चैप्टर्स हटे हैं
उनके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा, बट जो है वो ऑलमोस्ट पूरे ही है। सो एनसीईआरटी आपको पूरी अच्छे से करनी है उन चैप्टर्स की, और अच्छे से उनके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हैलो एल्केन्स में नॉमेनक्लेचर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एंड देन हैलोएरीन्स में आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनके यूजेस, सब कुछ जो भी आपके एनसीईआरटी में है वो सभी। अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स के अंदर अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स तीनों का ही सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इनकी प्रॉपर्टीज, राइट। नेक्स्ट बचा है मेरे पास एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स, ये भी बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है। सो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स तीनों का ही नॉमेनक्लेचर, तीनों के ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड इनकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को करनी है, ठीक है। अमीन्स की अगर बात करें तो नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। साथ साथ अमीन्स चैप्टर में ही मेरे पास डायाजोनियम सॉल्ट्स आते हैं, उनकी प्रिपरेशन एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को करनी है, ठीक है। दैट मीन्स एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो चैप्टर आपके आ रहे हैं ना, उनके सारे टॉपिक चाहे वो छोटे से यूजेस ही क्यों ना हो, वो सभी के सभी आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बचे हैं मेरे पास बायोमॉलिक्यूल्स। सो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स में मेरे मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस वगैरह। प्रोटीन्स में हमारे पास अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन्स का वो। विटामिन्स की क्लासिफिकेशन और फंक्शन, एंड देन बेटा है न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। सो बायोमॉलिक्यूल्स भी बचे आपके पास पूरा ही है, ठीक है। सो आपके चैप्टर्स जो जो नहीं आ रहे उनको वापस से बता देती हूँ। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन चैप्टर्स को छोड़ के आपको सब कुछ करना है, सब कुछ, ठीक है। और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है इनमें से जो ना आ रहा हो, मैंने सारे आपको दिखा ही दिए। सो पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है। जो हाई वेटेज का चैप्टर हो उनको और भी बढ़िया तरीके से आप लोग कर लेना, ठीक है, और उनके एनसीईआरटी के सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो जो भी आपका सिलेबस था क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का जो सिलेबस है एकेडमिक सेशन 2022-2023 यानी कि 2022-23 जो अपना एकेडमिक सेशन है, उस सेशन के लिए फिजिक्स के सिलेबस की डिटेल्ड जानकारी लेने वाले हैं, राइट। कि कितनी यूनिट हैं, कितने चैप्टर हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में क्या घटा है, क्या बढ़ा है, ये सारी चीजें, ठीक है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, ये छोटी छोटी जानकारी, राइट। सबसे पहले बेटा यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेटा यूनिट ऐसी की ऐसी रखी हुई है जैसी पिछले साल थी, कोई चेंज नहीं, यूनिट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता क्या क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। यानी कि अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर जो है 16 मार्क्स का यूनिट है, राइट। उसके अलावा बेटा अपने पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इंक्लूड किया गया है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर आता है एक ही, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इसको आप इलेक्ट्रो स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोल सकते हो। यहाँ पे बेटा अपने पास 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर में मैं बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के नाम से ही है। इसको हम यूनिट 1 और यूनिट 2 बोल रहे हैं, ठीक है। 2 यूनिट कितने नंबर के, 16 मार्क्स की हैं, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये दोनों मिलके हैं 17 मार्क्स की। और यूनिट 3 और 4 में जो चैप्टर्स है, बेसिकली बड़ी यूनिट है, पहली वाली यूनिट से लॉन्ग है, उस यूनिट के चैप्टर्स है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चौथा चैप्टर है, ठीक है, और मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके एक चैप्टर और है, ठीक है। 5वां चैप्टर है आपके एनसीईआरटी की किताब में, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं पूरी ब्रांच को। इसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करके मैंने बताया चौथा चैप्टर, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर 5वां चैप्टर है। अब छठा चैप्टर जो आपका आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और 7वां चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट। इन 4 चैप्टरों से चौथा, 5वां, छठा, 7वां मिलके बनी है 2 यूनिट, यूनिट 3 और यूनिट 4, और इसका वेटेज रहेगा आपके पेपर में 17 मार्क्स आउट ऑफ 70, ठीक है, 70 में से 17। उसके अलावा जो यूनिट 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5 और 6 2 यूनिट है, इनमें 2 चैप्टर हैं, 8वां और 9वां, ठीक है, और 10वां वेव ऑप्टिक्स, 3 चैप्टर है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स भी है और वेव ऑप्टिक्स भी है, ठीक है। 3 चैप्टर का वेटेज है 18 नंबर, ठीक है। जो यूनिट 5 और 6 है उसमें 3 चैप्टर हैं,
8वां, 9वां और 10वां। आप यूनिट छोड़ो, आप तो सीधा चैप्टर पे ध्यान दो कि कौन से चैप्टर का कितना मार्क है, ठीक है। फिर 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एटम्स, एटम्स और न्यूक्लियस, तीनों मिलके 12 नंबर के हैं। और फाइनली 14वां चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, ये अपना 7 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। क्लियर सभी लोगों में यहाँ तक कि अब इन चैप्टर्स में से टॉपिक कौन कौन से होंगे, क्या ऐड हुआ है, क्या घटा, वो भी बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, पहले चैप्टर के साथ में। पहले चैप्टर में यूनिट 1 में बेटा क्या क्या है अपने पास में, एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो पहले था, ठीक है। ये सिलेबस है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस जो पहले था वही यहाँ पे है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इजीली आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे पूरे को, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, बिल्कुल सेम सिलेबस जो पहले था, एग्जैक्टली वही सिलेबस है। डाइपोल की बात करेगा, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, है ना, और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, है ना। उसके बाद ये बेसिक जानकारी है जिसके बारे में यहाँ चर्चा होगी, कैपेसिटर वगैरह, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। लेकिन एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलेज आपको पूछे जाएंगे, नो डेरिवेशन, क्लियर लिख दिया उन्होंने। मतलब जो डेरिवेशन है, किसका डेरिवेशन बेटा, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंबाइंड कैपेसिटेंस निकालने का जो है विद डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना, उसके सवाल करने, उसका कोई डेरिवेशन नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और किसी मेटल कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो करती है, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और व्हीटस्टोन, ठीक है। सेल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। अब व्हीटस्टोन के आगे भी पहले बहुत कुछ होता था, मीटर ब्रिज होता था, पोटेंशियोमीटर होता था, वो सब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आगे की बात अगर मैं करूँ तो बेटा अपने पास मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म नया चैप्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और स्टेट एक्सपेरिमेंट हमको पिछले साल भी था, इस साल भी है, बायो सावर्ट लॉ, उसके एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग लूप का बेसिकली लूप का है, ठीक है, वायर का नहीं है यहाँ पे, ठीक। एम्पियर्स लॉ और इसके एप्लीकेशन। अब इसमें क्या क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सोलेनॉइड, है ना, ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, force between parallel current carrying conductor, definition of ampere, torque experienced by current loop in uniform magnetic field, current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole effect, moving coil galvanometer, और बेटा इसकी सेंसिटिविटी, और फिर इसका कन्वर्जन एमीटर और वोल्टमीटर में पिछले साल का सही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे। बस चार्ज जो है उसकी अकेले मैग्नेटिक फील्ड में मोशन नहीं है, इंक्लूड नहीं की, एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में की गई है, ठीक है। इसके बाद अपनी जो यूनिट है, उस यूनिट में बेटा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को सोलेनोइड की तरह कैसे ट्रीट करते हैं वो दिया हुआ है, और मैग्नेटिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी पूछी गई है, और अर्थ मैग्नेटिज्म भी आई थिंक यहाँ पे है, हाँ, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद द एग्जाम्पल्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बेटा यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है, हटा दिया उसको, ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म, तो दैट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, अर्थ मैग्नेटिज्म आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक। उसके अलावा बात करूँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो बेटा सिंपल सी बात है, तो छोटा सा चैप्टर है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और लेंजेस लॉ, ईएमएफ, फैराडेज लॉ, और ईएमएफ के कारण जो इंड्यूस करंट है वो, और कुछ नहीं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में पीक, आरएमएस और एवरेज वैल्यू, ठीक, इम्पिडेंस, रिएक्टेंस, एलसीआर सर्किट, फेजर ओनली, ठीक है, कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ फेजर सीखने, रेजोनेंस, पावर फैक्टर, वाटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ये ऐड हुआ है, पहले नहीं होता था ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दियर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसवर्स नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये तो बेटा पहले जैसा ही, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड कर दिया जो कि पहले नहीं था सिलेबस का पार्ट, ठीक। रे ऑप्टिक्स में भी थोड़ा सा एडिशन हुआ है, ये ज़्यादा जानना जरूरी है, पहले रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होता था, अब रिफ्लेक्शन को भी रे ऑप्टिक्स में ऐड किया गया है, ये चीज़ें हैं जो नई ऐड हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आगे तो सारा सेम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, और मिरर फॉर्मूला इसके सवाल हैं, ठीक। अब इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, तो नया है जो ऐड हुआ है इधर वाला, आगे वाला,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, TIR, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप है और अपने पास में टेलीस्कोप है, क्लियर। अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूँ तो हाइगन प्रिंसिपल और हाइगन्स की जो कंस्ट्रक्शंस के थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ है वो है प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, बता दिया। इंटरफेरेंस हो गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। फ्रिंज विड्थ का सिर्फ एक्सप्रेशन है, ठीक है, पहले इसमें डेरिवेशन भी आता था और ये बोला गया कि नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। पहले डेरिवेशन इंक्लूड था, अब डेरिवेशन नहीं है। तो फ्रिंज विड्थ जो है उसका सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, पढ़ना है और उसके बेस पे सवाल करने। कोवेरेंट सोर्स क्या होता है? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसमें से हटा क्या है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन खत्म, पोलराइजेशन है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है, सिर्फ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। उसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं अपने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर की, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन की इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी और मैटर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली रिलेशन। ये तो चैप्टर ही पहले से छोटा था, इसमें तो क्या ही हटाएंगे। एटम और न्यूक्लियाई में बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर मॉडल है, एक्सप्रेशन है रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, ठीक है, और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा ओनली, ठीक है। उसमें से क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट मतलब डेरिवेशन आपको पूरा करवाया जाएगा एनर्जी का, और आता भी है इसमें से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियाई की, तो कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हटा क्या क्या है बेटा? पिछले साल भी नहीं था वो, तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव लॉ और रेडियो एक्टिव डीके, वो नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करूँ, एनर्जी बैंड्स और उसके अलावा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी और एन टाइप, पी जंक्शन, पी एन जंक्शन, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, और डायोड एज रेक्टिफायर, मतलब ट्रांजिस्टर पूरा खत्म है, ठीक है। तो ये कहानी थी अपने फिजिक्स के सिलेबस की, कि फिजिक्स में क्या क्या है जो चीज़ें आपको पढ़नी है, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है, मोस्टली चैप्टर वाइज इसको कंसीडर करना है। थैंक यू। हाँ, तो यार अब थोड़ा मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या अपने पास किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या क्या डिलीट हुआ है। थोड़े से चेंजेज है, जो पिछले साल से सिलेबस डिलीशन था और इस साल का जो है उसमें थोड़े से चेंजेज है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि यार कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रिलेशंस एंड फंक्शंस में यहाँ पर रिलेशंस एंड फंक्शंस आएगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF आएगा। ये अपने पास टोटल बनता है 8 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद अपने पास अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इधर से। उसके बाद अपने पास कैलकुलस, तो पता ही है तुम्हें, काफ़ी भीड़ भाड़ का मामला है, 35 नंबर का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कुल मिला के बताएंगे चैप्टर में क्या क्या आएंगे, अभी सिलेबस डिलीशन भी देखेंगे अपन। उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D में से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग का 5 मार्क्स का और प्रोबेबिलिटी का 8 मार्क्स का। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा अपने पास एनुअल वाला। अभी टर्म 1 और टर्म 2 वाला मामला फिनिश हो चुका है ना। एक बार अपन सिलेबस डिलीशन देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या अपने पास नहीं आ रहा है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। यूनिट 1 में अपने पास 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF। तो यार यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन है जो कि पहले भी था। उसके बाद अपने पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यहाँ से अपने पास इनवर्स फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस उड़ चुका है पूरा। ITF में भी अपने पास डेफिनेशन है, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड ग्राफ है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हट चुका है, तो ये भी अपन देख सकते हैं। काफ़ी आसान चीज़ें बची है दोनों चैप्टर्स में। उसके बाद मैट्रिसेज में ज़्यादातर है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, जीरो एंड आइडेंटिटी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेज, ऑपरेशंस कौन कौन से लगते हैं मैट्रिसेज पे, ये भी अपने पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, रेस्ट्रिक्ट टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इन्वर्टिबल मैट्रिसेज एंड प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। हाँ, मतलब अपने पास इनवर्स वाला भी है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से अपने पास वो उड़ गया है कि किस तरह से अपन इनवर्स निकालते हैं यूजिंग जो अपने पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा उड़ा है। अब अपन बात करें डिटर्मिनेंट्स की, तो सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिक्स, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा है अभी तक। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
हाँ, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू 2 और 3 वेरिएबल्स, मतलब डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से कुछ भी नहीं हिला है, पूरा का पूरा अपने पास सिलेबस में है। अब अपन थोड़ी सी कैलकुलस की भी बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर कैलकुलस का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले रूल है। फिर अपने पास डिफरेंशिएशन आ जाता है, चेन रूल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस भी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से भी बिल्कुल भी सिलेबस नहीं डिलीट हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अपने पास टोटल 5 पार्ट है। इनमें से देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस है सेकंड नंबर, मैक्सिमा मिनिमा है थर्ड नंबर। उसके बाद अपने पास अच्छा, तो अपने पास क्या हट गया है, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अच्छा टेंजेंट नॉर्मल नहीं है और अप्रॉक्सीमेशंस नहीं है, 2 चीज़ें हट चुकी हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। इंटीग्रल में अपने पास सबसे पहले इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होता है, फिर अपन इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, सब्स्टिट्यूशन भी है, पार्शियल फ्रैक्शन भी है एंड बाई पार्ट्स भी है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये भी पूरा ही है इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला है। उसके बाद अपने पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ, मतलब इंटीग्रेशन से ज़्यादा कुछ नहीं हिला है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में अपने पास ज़्यादा कंसेप्ट है ही नहीं, सिंपल है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स है, तो इसमें एक लाइन और कर्व वाला नहीं है, और 2 कर्व के अंडर जो एरिया आता है, 2 कर्व के बीच में जो एरिया आता है वो भी हट गया है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में अपने पास डेफिनेशन है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पहले वाला है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी कुछ भी नहीं हटा है, ये भी पूरा का पूरा अपने पास है। उसके बाद अगर अपन बात करें वेक्टर्स एंड 3D के बारे में, तो यार वेक्टर्स में लगभग सारा है अपने पास। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी है, पोजीशन वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, सारा है मतलब लगभग। हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, पूरा है। 3D में अपने पास 2 चीज़ें हैं, लाइन और अपने पास प्लेन होता है। देखते हैं इसमें क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। पहला टॉपिक सही है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। प्लेन को कर दिया है गायब 3D से, ठीक है। फिर अपने पास लीनियर प्रोग्रामिंग में तो सिंपल एक प्रॉब्लम बनता है, तो 5 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा अपने पास, ग्राफिकल मेथड होता है जो टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स, ये सारे एक ही टॉपिक है सिंपल सा, उसमें वो देख लेंगे अपन। और आखिरी में अपने पास प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम भी है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ से अपने पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल्स हट चुका है, और इसका अपने को वेरिएंस भी नहीं निकालना, सिर्फ मीन तक ही अपने पास है। तो यार मेरे को लगता है कि आप लोगों को छोटे छोटे से कन्फ्यूजन है जो दूर कर देता हूं मैं, कि इस बार ईयरली एग्जाम होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2 नहीं होगा, तो अपने को पूरे साल के लिए तैयारी करनी है। और यूट्यूब पे कुछ क्लासेज आएंगी हमारी, डाउटनेट ऐप पे हमारा फ्रेश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे बच्चे, तो आप ऐप पे सारी क्लासेस देख सकते हैं। अभी कुछ ही क्लासेज हुई है, अगर आप अभी से देखना शुरू करेंगे तो आपकी ज़्यादा क्लासेज मिस नहीं होंगी। चलो बाय बाय, थैंक यू।